नमस्कार साथियों मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचर वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सब लोग पॉलिटी में एक हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में अधिकार। हमारा संविधान हमको क्या अधिकार देता है, उनके अधिकारों के घोषणा पत्र में क्या क्या घोषणाएं हैं, आइए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अधिकार के बारे में जानेंगे। अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए उसको जीने का अधिकार चाहिए, अपने विकास करने का अधिकार चाहिए, शिक्षा का अधिकार चाहिए, मतलब हर तरीके का अधिकार ही जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। तो आइए हम अधिकार के बारे में एक बार पढ़ते हैं। अधिकार क्या है बेटा, ये देखते हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां, क्या है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है। अगर किसी भी मनुष्य का अधिकार हम छीन लें तो वह मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। क्या है? वह मनुष्य जो है अपना विकास नहीं कर सकता है। अधिकार वे हक हैं या वह हक है जो एक आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए। यानी क्या कह सकते हैं आप कि किसी भी इंसान को जीवन जीने के लिए उसका अधिकार चाहिए। अब जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं वह सब उसकी अधिकार हो जाएंगे। क्या है? जीवन जीने के लिए जितने भी अधिकार हैं वह सब उसका अधिकार हो जाएगा। जिसकी वो मांग करता है कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है। यानी जो जीवन जीने के लिए अधिकार चाहिए उस वह हमें कानून द्वारा मिलता है, यानी कानून हमें वह अधिकार देता है। ठीक, इसके बाद आइए आगे देखते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र की बात है। क्या बेटा? अधिकारों के घोषणा पत्र की बात। तो अधिकारों के घोषणा पत्र में देखते हैं, अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। यानी अधिकतर लोकतंत्र वाले देशों में आपने देखा होगा जो नागरिकों का अधिकार है उससे हमारे संविधान में जोड़ा जाता है उसको, और सूचीबद्ध है, सूची में लगा दिया जाता है कि इस मतलब हर इंसान को क्या क्या अधिकार चाहिए। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग कब हुई थी? शुरू में 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। किसने? नेहरू जी द्वारा उठाई गई थी। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है, अधिकारों की सूची बनाने के लिए या संविधान बनाने के लिए सबसे पहले आवाज़ नेहरू जी द्वारा कब उठाई गई थी? तो 1928 में, जो लोगों को जीवन के लिए अधिकार की ज़रूरत है। आइए देखते हैं हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। क्या बेटा? हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? आइए देखते हैं हमको मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जो मौलिक अधिकार है व्यक्ति के मूल नियम विकास सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है वह व्यक्ति के मूल विकास में सहायकपूर्ण होता है, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। यानी मनुष्य के हर विकास में मौलिक अधिकार उसका अहम योगदान देता है। आइए देखते हैं उसके बाद में क्या है। समाज में मानवता की हो जाएगा आपका, क्या होगा बेटा? समाज में समानता। क्या है? समाज में समानता हो गया, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आर्थिक और सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करते हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के माध्यम से हमें क्या मूल विकास के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार जो है हमें अत्यंत आवश्यक है। क्या बेटा? अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि समाज में समानता हमें किससे मिलती है? मौलिक अधिकार के तहत मिलती है। हमको स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है। बंधुत्व यानी भाईचारे के साथ रहना हमारा मौलिक अधिकार, हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, किसी के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक विकास लाने में भी हमें हमारा मौलिक अधिकार सहयोग करता है। यानी आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के तहत कह सकते हैं कि आर्थिक विकास, जैसे आप कोई अपने हिसाब से बिजनेस करना चाहते हैं, कोई दुकान चलाना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई रोजगार करना चाहते हैं, तो उससे आपको पैसा आएगा, उससे आपका विकास होगा। और सामाजिक विकास भी इसी तरीके से होगा, क्योंकि जो आप रोजगार करेंगे तो समाज की सहायता से ही होगा, ऐसा नहीं कि अकेले ही कर लेंगे। और हमारा सामाजिक विकास मौलिक अधिकार में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग समाज के माध्यम से ही सीखते हैं और समाज के सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार आयोग क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात होती है बेटा, तो बात है 2000 ईस्वी की। कब की है? 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ। यानी जब इसका गठन कब हुआ बेटा? 2000 ईस्वी में इसका गठन हुआ। कब हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 ईस्वी में हुआ था। इसमें सदस्य एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। क्या है? जो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी जो रिटायर हो चुके हैं वो, और इसके मुख्य सदस्य होते हैं, और एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। यानी एक हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस, और एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जो दोनों रिटायर हो चुके हैं और मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान रखने के व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य होते हैं। यानी इसमें 4 लोग जो हैं इसमें मुख्य सदस्य होते हैं। एक क्या? जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो चुका है, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर हो चुका है, और जो हमारे मानवाधिकार से संबंधित ज्ञान रखने वाले क्या है 2 सदस्य और होते हैं। टोटल राष्ट्रीय मानवाधिकार में आयोग में काफ़ी सदस्य होते हैं, लेकिन जो 4 होते हैं हेड होते हैं। और इनके काम क्या होते हैं आइए देखते हैं। मानवाधिकार में तो शिकायतें सुनना, किसी जनता की शिकायत है तो उसको सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे, उसका जांच करके, और पीड़ित को राहत पहुंचाना। जो हमारा मानवाधिकार आयोग है क्या करता है? लोगों की शिकायतें सुनता है, उसकी जांच भी निष्पक्ष कराता है, और जो पीड़ित पक्ष होता है उसको राहत पहुंचाता है। आइए देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या है। तो हम देखते हैं भारतीय संविधान में हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। तो आपका पहला हो जाएगा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय पर उठाई जाती रही। यानी जो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी थे या स्वतंत्रता नायकों द्वारा जो स्वतंत्रता दिलाने में नायक रहे, अभिनेता रहे, मतलब हीरो रहे, हमारी स्वतंत्रता के आज़ादी के हीरो रहे, जैसे कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, सब लोग क्या हैं? मंगल पांडे, झांसी की रानी, ये सब हमारे क्रांतिकारी हीरो हैं, स्वतंत्रता के हीरो हैं, नायक हैं। तो इन्होंने 1928 ईस्वी की बात है जिसमें मोतीलाल नेहरू ने, किसने? मोतीलाल नेहरू जिन्हें एक समिति बनाई, और मोतीलाल नेहरू की समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई। क्या है? मोतीलाल नेहरू जी द्वारा जो समिति गठित की गई थी, और उस समिति ने अधिकारों की घोषणा के लिए एक पत्र द्वारा मांग उठाई, जिससे क्या कहा गया? अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया। और किसके द्वारा उठा गया? तो मोतीलाल नेहरू जी द्वारा उठाया गया। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी द्वारा 1928 में उठाया गया। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया। जो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी जो हमारे आज़ादी के हीरो रहे, आज़ादी के नायक रहे, वो भी अहम रोल अदा किए। तो इन्होंने
एक घोषणा पत्र के माध्यम से जो अधिकार था मानव जीवन यापन करने के लिए एक उठाई थी और उसे अपना लिखित तौर पर दिया था इनके समिति द्वारा, जिसे बाद में हमारे देश की आज़ादी के बाद उसको हमारे संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया, यानी जोड़ दिया गया, बिल्कुल ज्यों का त्यों ही जोड़ दिया गया। आइए हम आगे देखते हैं। सामान्य अधिकार की बात है। सामान्य अधिकार और मौलिक अधिकार थोड़ा थोड़ा देखेंगे आप। तो सामान्य अधिकार में क्या आ गया बेटा, वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं, यानी जो आसानी से कानून बनाकर लागू किए जा सकते हैं, वो क्या है, हमारे लिए सामान्य अधिकार है। वे अधिकार जो साधारण कानून की सहायता से लागू किए जाते हैं, इन अधिकारों में संसद कानून बना के परिवर्तन भी कर सकती है। क्या है, जिससे आसानी से लागू किया जा सके और संसद में कानून बनाकर इसको परिवर्तित भी किया जा सके, यानी जब आवश्यकता पड़े तो हम आसानी से कानून को बना सकें, और जब आवश्यकता पड़े उसमें कुछ कमियां नज़र आएँ या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो क्या है, संसद में कानून बनाकर उसे परिवर्तन भी किया जा सकता है, संशोधित भी किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं, सामान्य अधिकार कहते हैं। ठीक बेटा। बात है मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार क्या है, वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए, यानी जो अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया तथा जिनको लागू करने के लिए एक विशेष प्रावधान है, जिसको आसानी से लागू ना किया जा सके। क्या है, जिसको आसानी से लागू ना किया सके, जिसमें जैसे कई हैं जिसमें संसद में उपस्थित सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाए और सभी राज्यों के द्वारा भी प्रस्ताव को पास करा जाए। तो ऐसे कई कानून हैं जिसको आसानी से नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, विशेष प्रावधान। इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। और क्या है, इसकी गारंटी कौन लेता है, संविधान ही लेता है, और सुरक्षा भी कौन है, संविधान ही लेता है। ये सब क्या है, हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं बेटा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इन अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। क्या है, इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में ही संशोधन करना पड़ता है, इसको आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। इस सरकार के कोई भी कर्मचारी हो या कोई भी अंग है, क्या है, मौलिक अधिकार के विरुद्ध में कभी कार्य नहीं कर सकते, यानी मौलिक अधिकार आपका नहीं छीन सकती है सरकार भी। ठीक है, तो फिलहाल मौलिक अधिकार में इतना ही रखते हैं। आगे एक बार मौलिक अधिकार पूरा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक बाय बाय। आप लोग उसको पूरा पढ़ने के लिए अगले वीडियो में ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।